हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिस्टर वैभव भोसले फ्रॉम नर्सिंग एन। तो होप करता हूँ आप सब स्वस्थ है और घर में सेफ है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने एनएचएम का एक सीएचओ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो उसी दौरान आपको बोला था कि 16 तारीख को आपके सीएचओ को एग्जाम होने वाले हैं। बट जैसे कि आप जानते हो, कोविड है, बहुत सारे केसेस स्प्रेड हो रहे हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस है। वो सब मायने रखते हुए और वो सब एक कंसिडर करते हुए एनएचएम ने अपना 16 अगस्त 2020 को जो भी एग्जाम था वो कैंसिल कर दिया है। जैसे कि आपके सामने इधर एक नोटिफिकेशन है राज्य आरोग्य सोसाइटी मुंबई कार्यालय का। उन्होंने बोला है कि 16/8/2020 का जो भी एक एग्जाम था वो कैंसिल हुआ है, बट ये सिर्फ 16 तारीख को कैंसिल हुआ है, बट आगे इन्होंने वो पोस्टपोन किया है और इसके एग्जाम डेफिनेटली होने वाले हैं दोस्तों। मैंने बहुत सारे लाइक जो भी मेरे मित्र है, मेरे परिवार मतलब मित्र परिवार है, उनको मैंने पूछा है। उन्होंने बोला है सिर्फ एग्जाम 16 तारीख के लिए कैंसिल हुआ है, बट इसके एग्जाम जरूर होने वाले हैं। और इसी दौरान आप जैसे कि जानते हो, मुझे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने जो भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को अप्लाई किया है, जो भी यंग एंड एस्पायरिंग कम्युनिटी हेल्थ प्रोफेशनल्स है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि सर 2020 या एक रीसेंट क्वेश्चन पेपर है वो आप सॉल्व करो। तो जैसे कि आप जानते हो, मैंने एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डाला, इसी वजह से ये जो भी क्वेश्चन पेपर है थोड़ा टफ है। मैंने भी बहुत सारा मेहनत किया है इसके लिए। तो आज मैं वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये आपके सामने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जामिनेशन 2020 का एक क्वेश्चन पेपर, जिसमें क्वेश्चन बुकलेट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो भी टोटल क्वेश्चन है इसके वो है 50। मैक्सिमम मार्क्स है 100, मतलब एक क्वेश्चन को 2 मार्क है। और मैक्सिमम जो भी टाइम है वो 2 आवर्स है दोस्तों। तो इसमें से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि इंस्ट्रक्शन में दिया है उन्होंने कि आपको एक 50 क्वेश्चन का एक ओएमआर शीट दिया जाएगा और ओएमआर शीट में आपको बहुत केयरफुली भरना है। और ओएमआर के शीट के ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया वो केयरफुली पढ़ना भी है आपको। और जैसे कि आप जानते हो, हर एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आप आंसर मार्क करोगे। और एक क्वेश्चन को 2 मार्क है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो भी ओएमआर सीट है उसमें से जो भी ऑप्शन है उसको पूरा डार्क ब्लैक और ब्लू पेन से आपको भरना है। और रफ वर्क ओएमआर सीट पे नहीं करना है, जिधर स्पेस दिया है उधर ही करना है आपको। और एक से ज्यादा सर्कल आपको डार्क नहीं करना है, वो भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। और लास्टली जब आप रूम से जाते रहते हो तो ओरिजिनल कॉपी है जो भी ओएमआर का, वो आपके इन्विजिलेटर को और सुपरवाइजर को देना है। और जो भी कैंडिडेट कॉपी है वो आपको लेके जाना है आपके होम सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। और ओएमआर शीट जो भी हो बहुत ध्यान से रखना है, उसमें किधर भी मार्क हो या कुछ भी साइन करना हो या कुछ भी फोल्ड करना हो, टीयर करना हो, उसको नहीं करना है। और ये एग्जाम में जैसे कि लिखा गया है कि कैलकुलेटर, पेजर और मोबाइल फोन बिल्कुल अलाउ नहीं है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कॉल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए किसने कॉल दिया था? ऑप्शन आर एमएस स्वामीनाथन, बी वर्गीस कुरियन, सी त्रिभुवन दास पटेल, डी एचएम दलाया। तो इसका सही आंसर जो भी है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जिन्होंने भी कॉल दिया था वो है एमएस स्वामीनाथन दोस्तों। तो एमएस स्वामीनाथन ए ऑप्शन ए करेक्ट है। हु रिवार्डेड एज बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन इन बीसीसीआई एनुअल अवार्ड्स 2018-19? मतलब 2018-19 में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर कौन था? तो ऑप्शन है ए अंजुम चोपड़ा, बी स्मृति मंधाना, सी झूलन गोस्वामी, डी पूनम यादव। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, स्मृति मंदाना ये हाईएस्ट रन गेटर थी, बट पूनम यादव, इसका सही आंसर जो भी हो डी पूनम यादव, पूनम यादव को बेस्ट क्रिकेटर अवार्ड दिया गया था। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीज आर पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा? ऑप्शन आर A17, B13, C14, D12। तो इसका सही आंसर जो भी है दोस्तों वो 17 है। 2030 के अनुसार टोटली एसडीजी 17 रखे गए थे, मतलब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे जो कि 2013 का एक एजेंडा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 पे उन्होंने क्लियरली दिया है कि लाइक व्हिच इज कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड? मतलब ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? तो ऑप्शन है मीसोपोटामियम सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चीनीज सिविलाइजेशन। तो हमने सब सिविलाइजेशन के बारे में सुना है, लेकिन सबसे जो भी ओल्डेस्ट है वो है मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मीडियर पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 35,000. There were 560 live birth in that year. There were total 13 deaths under 1 year of age, of which 9 deaths in under 1 month age group in a same year. What is infant mortality rate of that village? तो ऑप्शन है ए 14.4, बी 16.7, सी 23.21, डी 25। तो इसको जो भी सही आंसर है दोस्तों 23.21 है और उसका एक्सप्लेनेशन रहा ए। फिफ्थ क्वेश्चन, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 35,000, मतलब वो एक विलेज का टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन है 35,000।
देयर वेर टोटली 560 लाइव बर्थ इन दैट ईयर, मतलब टोटली 560 वो पर्टिकुलर ईयर में बच्चे जन्मे, और देयर वेर 13 डेथ्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज, मतलब 1 साल के अंदर जो भी बच्चों का डेथ हुआ है वो 13 है। एंड नेक्स्ट देते हो देयर आर 9 डेथ्स इज अंडर 1 मंथ ऑफ एज, मतलब न्यूनेटल डेथ रेशियो जो भी है वो 9 है इन सेम ईयर। व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ दैट विलेज, मतलब उन्होंने पूछा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बर्थ इन 1 ईयर, एक ईयर के अंदर, बिकॉज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इनटू 1000 जिसका है प्रोपोर्शन है। और आप कंफ्यूज हो जाओगे 13 डेथ्स और 9 डेथ्स। देखो न्यूनेट दीज आर पार्ट ऑफ इन्फेंसी, मतलब न्यूनेट का पीरियड जो भी है वो बर्थ टू 1 मंथ है, और इन्फेंट का जो भी है वो है कि बर्थ टू 1 ईयर, तो हमको ये 13 पकड़ना पड़ेगा। तो इसका सही जो भी आंसर है 13 डिवाइडेड बाय 560 इंटू 1000, तो 1000 कैंसिल कर दो, तो आंसर जो भी आता है वो 23.21 है, तो इसका सही आंसर है वो है 23.21 दोस्तों। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ महाराष्ट्र हु रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड, मतलब महाराष्ट्र में भारत रत्न अवार्ड पहले किसको मिला था, तो उसके ऑप्शन है ए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, बी लता मंगेशकर, सी धोंडो केशव कर्वे और डी विनोबा भावे। तो इसका आंसर जो भी हो धोंडो केशव कर्वे को है। धोंडो केशव कर्वे इनको महाराष्ट्र में पहली बार भारत रत्न अवार्ड फर्स्ट बार मिला था। सेवंथ क्वेश्चन, मराठी लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश ईयर, जैसे कि अब सब हम महाराष्ट्रियन है तो आपको मालूम ही रहना चाहिए। इसका आंसर है डायरेक्टली मैं बताता हूं आपको 27 फरवरी। 27 फरवरी एक मराठी लैंग्वेज डे करके मनाया जाता है महाराष्ट्र में। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल 2020 ऑर्गेनाइज्ड एट, मतलब 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल जो भी था वो किधर ऑर्गेनाइज किया था, ऑप्शन है लखनऊ, बी गुवाहाटी, सी दिल्ली, डी राजकोट। तो इसका सही आंसर जो भी हो लखनऊ है दोस्तों, लखनऊ में 23rd नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, which key combination is used to minimize all open windows and display in the windows screen, मतलब आपके जो भी विंडो का स्क्रीन है उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करके विंडो और डिस्प्ले हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर जो भी है विंडोज की प्लस डी, विंडोज की प्लस और डी दोनों दबाने से क्या हो जाता है, पूरे का पूरा विंडोज और डिस्प्ले पूरा मिनिमाइज हो जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर जो भी हो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। हाउ ऑफन शुड यू रीचेक फॉर पल्स व्हेन यू आर परफॉर्मिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, मतलब सीपीआर देते वक्त कितने बार आप पल्स को रीचेक करते हो। तो ऑन, और आगे क्वेश्चन है, ऑन एन अनकॉन्शियस पेशेंट विथ अबनॉर्मल और नो ब्रीदिंग विदाउट डेफिनिट कैरोटिड पल्स, मतलब ये अनकॉन्शियस पेशेंट में है और जो भी उसमें अबनॉर्मल और ब्रीदिंग ही नहीं है वैसे में, और जबकि कैरोटिड पल्स डेफिनिट हम फील नहीं कर सकते। तो इसके ऑप्शन है A, after completing 1 cycle of chest compression and breathes in every 30 seconds. B, after completing 2 cycles of chest compression and breathes in every 1 minute. C, after completing 5 cycles of chest compression and breathes in every 2 minutes. D, after completing 10 cycles of chest compression and breathes in every 5 minutes. तो एज पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इसका आंसर जो भी है वो है सी, आफ्टर कंप्लीटिंग 5 साइकिल्स ऑफ चेस्ट कंप्रेशन एंड ब्रीथ्स इन एवरी 2 मिनट्स। क्यों, इसका ऑप्शन है देखो 5 साइकिल होने के बाद ऑलमोस्ट जो भी एक सीपीआर का साइकिल और सीपीआर का एक सेट रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप यूजुअली देते हो 30 कंप्रेशन और 2 माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, 30 into 5 ऑलमोस्ट ए हो जाता है 150। तो एक बार सेटल हो गया तो पल्स देखना ये जरूरी हो जाता है। तो जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलता है 2 मिनट होने के बाद आप पल्स को रीचेक कर सकते हो वेदर लाइक वो पर्टिकुलर पर्सन उसका पल्स बढ़ा ले रहा है नहीं और आपका सीपीआर इफेक्टिव है या नहीं ये देखने के लिए। तो इसका सही आंसर जो भी है वो है सी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, विलेज बोरीज हैज 24 प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग एएनसी विजिट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर 10 pregnant women has HB of less than 11 gram percentage and 14 woman has HB of 9 gram percentage. As per Anemia Mukta Bharat guideline, how many IFA tablets, that is iron and folic acid tablet, required for all 24 pregnant women during the pregnancy? Question number 11. Village Boris has 24 pregnant women during ANC visit in first trimester. मतलब विलेज बोरीज में टोटली 24 प्रेग्नेंट वुमन है और वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। एंड 10 प्रेग्नेंट वुमन हैज एचबी मोर देन 11 ग्राम, मतलब 10 जो भी एंटीनेटल मदर है और प्रेग्नेंट वुमन है उनका एचबी जो भी है वो 11 ग्राम के ऊपर है। मतलब 10 लोग जो भी है वो 11 ग्राम के ऊपर है, मतलब उनका एचबी अच्छा है। और 14 प्रेग्नेंट वुमन हैज एचबी 9 ग्राम परसेंटेज, मतलब जो भी 14 प्रेग्नेंट वुमन है उनका एचबी सिर्फ 9 ग्राम है, जो कि मॉडरेट अनीमिया में आता है। और उन्हें पूछा है एज पर अनीमिया मुक्त भारत गाइडलाइन हाउ मेनी IFA टैबलेट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑल 24 प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब
अनीमिया मुक्त भारत के अनुसार कितने आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट वो पूरा 24 वुमन को लगते हैं। तो हम इधर मैंने अच्छे से सॉल्व किया है। अनीमिया भारत मुक्त भारत के अनुसार जो भी ये 10 प्रेग्नेंट वुमन आते हैं जिनका एचबी मोर देन 11 ग्राम है, वो नो अनीमिया में आते हैं। और नो अनीमिया में जो भी आते हैं उनको फोर्थ ट्राइमेस्टर से, मतलब सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर होने के बाद फोर्थ मंथ से डिलीवरी तक टोटली उनको 6 महीने आधा गोली खाना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या किया है 180, मतलब जो भी 6 महीने होते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ो 30 महीने का, 30 दिन का एक महीना, तो इंटू 6 किया तो 180 डेज हो जाएंगे। 180 डेज इंटू 10, बिकॉज ये 10 वुमन से नो अनीमिया और इनको क्या किया जाता है, इनका एचबी अच्छा है तो सिर्फ इनको आधा गोली दिया जाता है। सो 180 इंटू 10 इंटू हाफ इज 900। तो नेक्स्ट आता है मॉडरेट अनीमिया, मतलब उन्होंने बोला है 14 वुमन को कितना है एचबी सिर्फ 9 ग्राम है, और ये मॉडरेट अनीमिया में आता है और इनको भी 6 महीने के लिए गोलियां देना पड़ता है और वो भी फोर्थ मंथ से डिलीवरी तक, और वो होता है 180 इंटू 14 इंटू 1, बट इनको एक पूरा गोली देना पड़ता है, एक दिन में पूरा गोली देना पड़ता है। तो इनका कैलकुलेशन हो जाता है 1 इंटू 14 इंटू 1, क्योंकि एक टैबलेट लेते हैं तो इनका कैलकुलेशन होता है 2520। तो हम क्या करते हैं 900 प्लस 2520 को दोनों को ऐड करते हैं, तो इसका जो भी आंसर है वो है 3420। तो उन्होंने पूछा है ऑल 24 प्रेग्नेंट वुमन को कितना आईएफए टैबलेट लगते हैं, तो उसका सही आंसर है 3420 दोस्तों, ऑप्शन है बी। व्हाट आर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? तो उसमें दिया गया है 2 कंसेक्यूटिव बीपी रीडिंग मोर देन और इक्वल टू 140 by 90 mmHg टेकन 4 hours apart after 20 weeks of gestation. Second one is 2 consecutive BB reading more than or equal to 140 by 90 mmHg taken 2 hours apart after 20 weeks of gestation. C option है 2 consecutive BP reading more than or equal to 140 by 90 mmHg taken 4 hours apart after 18 weeks of gestation, and D is all the above. तो as per guideline हम 4 आवर अपार्ट लेते हैं और वो भी 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में। तो इसका सही आंसर जो भी है वो ए है, 2 कंसेक्यूटिव बीपी रीडिंग्स मोर देन और इक्वल टू 140 by 90 mmHg टेकन 4 आवर्स अपार्ट, मतलब 4 आवर के बाद में और आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 20 वीक के प्रेगनेंसी के बाद। तो इसका सही आंसर है ए दोस्तों। नेक्स्ट मूविंग टू 13th क्वेश्चन, इफ a woman is admitted during the active phase of labor, cervical dilatation is initially plotted on partograph. The options are A, on the alert line at the level of cervical dilation, B, on the action line at the level of cervical dilation, C, to the left of the alert line at the level of cervical dilatation, and D, to the right of the alert line at the level of cervical dilatation. तो इसका सही आंसर, जैसे कि आप पार्टोग्राफ जानते हो, पार्टोग्राफ एक डिलीवरी का प्रोग्रेस बताता है, तो इसका सही आंसर है ऑन द एक्शन लाइन एट द लेवल ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन। क्वेश्चन नंबर 14th जो भी है, द डोज ऑफ विटामिन के फॉर न्यूबॉर्न वेइंग लेस देन 1000 ग्राम इज, मतलब जो भी 1000 ग्राम के कम है उनको कितना विटामिन के दिया जाता है। तो अगर लेस देन 1000 ग्राम रहा तो उनको 0.5 mg दिया जाता है, और मोर देन 1000 ग्राम रहा तो उनको 1 mg दिया जाता है। तो इधर आंसर उन्हें पूछा लेस देन 1000 ग्राम, लेस देन 1000 का ग्राम का आंसर है 0.5 mg दोस्तों। तो आंसर ऑप्शन है इसका बी, 0.5 mg। 15th क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द 2 की कंपोनेंट्स ऑफ कांगरू मदर केयर, मतलब कांगरू मदर के 2 की कंपोनेंट कौन से हैं? जैसे कि लास्ट सीएचओ में भी ये क्वेश्चन आया था, ये रिपीट हुआ है दोस्तों। इसके ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, बी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, सी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड वेट गेन, डी ब्रेस्ट फीडिंग एंड वेट गेन। तो इसका सही आंसर जो भी हो बी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, जो कि ये प्रायोरिटी है और ये कांगरू मदर केयर के 2 की कंपोनेंट में भी आता है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, which of the following is true regarding corticosteroid use in antenatal period for a mother? मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है जो कि एंटीनेटल में कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते वक्त हम किया जाता है। तो ऑप्शन से when true labor pain starts at antenatal period between 24 to 34 weeks, when true labor pain starts at antenatal period between 37 to 37 weeks, इंजेक्शन डेक्सामेथासोन 4 mg इंट्रामस्कुलर गिवन टर्लोवरली, टोटल 4 डोजेस, ऑल द अबव। तो हम यूजुअली ट्रू लेबर पेन जब स्टार्ट होता है तभी भी करते हैं, ट्रू लेबर पेन 34 to 37 वीक में हुआ तो भी करते हैं, और डेक्सामेथासोन भी इंट्रामस्कुलरली देते हैं 4 mg टर्लोवरली, तो ये भी आंसर सही है। तो इसका आंसर है ऑल द अबव। तो 16th क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑल द अबव। व्हाट आर द साइंस ऑफ गुड अटैचमेंट ऑफ द बेबी टू द ब्रेस्ट? जैसे कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है ब्रेस्ट फीडिंग के लैचमेंट के टेक्निक्स के ऊपर, जो भी अगस्त में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता था उसमें। तो इसके जो भी ऑप्शंस उन्होंने दिया है, चिन टचिंग द ब्रेस्ट, माउथ ओपन, लोअर लिप टर्न्ड इनवर्ड, मोर एरियोला विजिबल अबव देन बिलो द माउथ। तो ऑप्शन पढ़ने से अच्छा मैं डायरेक्टली आंसर पे जाता हूँ, क्योंकि ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है। आप ये करने से पहले आप पहले गुड अटैचमेंट लिख लो, देन इसके ऊपर आप टिक कर सकते हो। तो इसका सही आंसर जो भी है वो बी है, चिन टचिंग द ब्रेस्ट, माउथ ओपन, लोअर लिप टर्न्ड आउटवर्ड, हम बोलते हैं आउटवर्ड, लोअर लिप कभी भी आउटवर्ड रहना चाहिए, मोर एरियोला विजिबल
अबव देन बिलो, मतलब जो भी एरियोला का पार्ट है वो ऊपर ज्यादा दिखना चाहिए नीचे से। तो इसका सही जो भी आंसर है वो बी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में उन्होंने पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट हैज मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ 80 लाख, birth rate 20, maternal mortality ratio 80, total estimated maternal deaths for that district in that year are। तो इसका एक्सप्लेनेशन रहा ए, और इसका जो भी आंसर है वो है वह ए 160। 19 क्वेश्चन इज डिस्ट्रिक्ट हैज मीडियर पॉपुलेशन ऑफ 80 लाख, मतलब एक विलेज का जो भी मीडियर पॉपुलेशन है वो 80 लाख है। बर्थ रेट इज 20, मतलब बर्थ रेट जो भी है उसका 20 है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो भी है वो 80 है। उन्हें पूछा है टोटल एस्टिमेटेड मैटरनल डेथ्स फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट इन दैट ईयर इज हाउ मच। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय लाइव बर्थ। बट क्वेश्चन है कि उन्होंने मैटरनल डेथ पूछा है, तो मैटरनल डेथ को हमको आइडेंटिफाई करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, और ये दोनों उन्होंने दिया है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो उन्होंने क्लियरली दिया है, इट इज 80। तो हम इधर 80 लगा देंगे। और मैटरनल डेथ ये हमको आइडेंटिफाई करना है, दैट इज मैटरनल डेथ। और लाइव बर्थ उन्होंने क्लियरली दिया है, लाइव बर्थ इज, और बर्थ रेट इज ओनली 20। तो आपका हो जाएगा मैटरनल डेथ इज इक्वल टू 80 इंटू 20, दैट इज 160। 20th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब एक नीचे वाले में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एजिज्म मीन्स हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड एंड डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पीपल बिकॉज ऑफ देयर एज। एजिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू a good life and must be overcome. Poor health is inevitable in old age, all the above। तो सब इसके जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सो इसलिए इसका आंसर जो भी है वो डी ऑल द अबव है दोस्तों। The classical feature of vomiting in majority cases of hypertrophic pyloric stenosis is, the options are A projectile bilious vomiting, B non-projectile bilious vomiting, C non-projectile non-bilious vomiting, D projectile non-bilious vomiting। तो इसका जो भी आंसर वो जो भी सही है, यूजुअली हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जरूर रहता है, बट ए बिलियस बिल्कुल नहीं रहता। तो डी आंसर प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस इसका करेक्ट आंसर है। और आपने ए देखा प्रोजेक्टाइल बिलियस वोमिटिंग, ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में रहता है दोस्तों। ए ऑप्शन जो भी हो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में रहता है, बट इसका जो भी सही आंसर है वो है डी प्रोजेक्टाइल एंड नॉन बिलियस वोमिटिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस में ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉपलेट्स, जैसे कि आप जानते हो कोरोना भी एक ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। तो ड्रॉपलेट्स मतलब रेस्पिरेटरी रूट हो या रेस्पिरेटरी वे से कौन से स्प्रेड होते हैं। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उन्होंने 6 पर्टिकुलरली डिसीज दिए, इसमें आपको लिखने हैं कि कौन से ड्रॉपलेट से स्प्रेड होते हैं और कौन से नहीं होते। फर्स्ट मीजल ए ड्रॉपलेट से ही होता है, चिकन फॉक्स ए बी ड्रॉपलेट से होता है, लेप्रोसी ए बी ड्रॉपलेट से होता है, टिटेनस ए ड्रॉपलेट से नहीं होता। मतलब आपके आंसर में 4 नंबर रहना नहीं चाहिए। रुबेला ए बी ड्रॉपलेट से होता है और निमोनिक प्लेग ए बी ड्रॉपलेट से होता है। तो 4 नंबर किस में नहीं, वो आंसर ढूंढो। तो वो तो रहा सी में देखो 4 नंबर नहीं है, तो 1 2 3 5 6 ये जो भी पांचों है वो स्प्रेड होते हैं, लेकिन सिर्फ टिटेनस ए ड्रॉपलेट से नहीं होता दोस्तों। द राइट एज टू बिगिन सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज, तो एज पर राष्ट्रीय किशोर स्कीम द राइट एज टू बिगिन सेक्सुअलिटी इज अराउंड 8 ईयर्स। तो इसका आंसर जो भी हो अराउंड 8 ईयर्स है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज फाउंड इन ए फीमेल्स ओनली, बी मेल्स ओनली, सी ओनली मेल ड्यूरिंग प्यूबर्टी, डी बोथ मेल एंड फीमेल। जैसे कि आप जानते हो टेस्टोस्टेरोन इज मेनली अ मेल हार्मोन और एंड्रोजन, बट टेस्टोस्टेरोन कैन बी फाउंड, उन्होंने बोला है फाउंड, कैन बी फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल। सो इसका जो भी करेक्ट आंसर है, कंफ्यूज मत कर लो कि टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन ही है, बट ये एक फीमेल में भी पाया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर जो भी हो डी बोथ मेल्स एंड फीमेल्स है दोस्तों। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट यूज्ड फॉर वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्कीम इन अडोलेसेंट, मतलब WIFS के स्कीम के हिसाब से कितना आयरन और कितना फॉलिक एसिड का कंटेंट रहता है वो टैबलेट में। तो ऑप्शन से ए 100 mg एलिमेंटल आयरन, 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, 50 mg एलिमेंटल आयरन, 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, 60 mg एलिमेंटल आयन एंड 100 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड, डी है 100 mg एलिमेंटल आयन एंड 150 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। तो WIFS का जो भी स्कीम आपने अगर पढ़ा है तो उसमें क्लियरली दिया है 100 mg एलिमेंटल आयन एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड। तो इसका सही आंसर जो भी हो वो ए है दोस्तों। What are 7 critical component that need to be ensured for adolescent health? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम ने ये 7 क्रिटिकल कंपोनेंट दिया है। तो उसके अनुसार RKSK के अनुसार कवरेज, कंटेंट, कम्युनिकेशन, क्लिनिक्स, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन एंड कन्वर्जेंस जो भी है वो 7 C's ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट है। तो इसका सही आंसर जो भी हो सी है दोस्तों। What is the earliest time when breastfeeding woman can start taking progestin only pills after delivery? तो इसका जो भी ऑप्शन है वो इमीडिएटली आफ्टर गिविंग बर्थ, बी आफ्टर 6 वीक्स ऑफ पोस्टमार्टम, डी आफ्टर 6 months ऑफ पोस्टमार्टम, डी कैनॉट स्टार्ट POP while breastfeeding।
तो प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स ये जो भी हो आफ्टर 6 वीक्स ऑफ पोस्टमार्टम हम यूजुअली ये ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो भी हो बी आफ्टर 6 वीक्स ऑफ पोस्टमार्टम है दोस्तों। इन मिडल ईयर स्टेपिस फुट प्लेट कवर्स, मतलब मिडल ईयर में स्टेपिस फुट प्लेट क्या कवर करता है? तो इसका जो भी ऑप्शन है वो राउंड विंडो, बी ओवल विंडो, सी साइनस टिम्पैनी, डी कॉक्लियर डक्ट। जैसे कि आप जानते हो स्टेपिस फुट प्लेट ये 4 कंपोनेंट को कवर करता है, टू क्रूरा, हेड एंड फुट प्लेट को, बट जो स्टेपिस के फुट प्लेट कवर करता है ओवल विंडो है। तो बी ओवल विंडो इसका सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, हु शुड नॉट टेक सेंट क्रोमैन? तो सेंट क्रोमैन को नहीं लेना चाहिए, मतलब सहेली टैबलेट, आपको मालूम है सहेली टैबलेट आता है, इसको ऑर्मेलोक्सिफिन भी बोलते हैं, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसको और भी एक नाम है जो कि बोला जाता है छाया। तो इसके जो भी ऑप्शन है वो है वुमन ब्रेस्ट फीडिंग देयर बेबीज, वुमन विथ वेरिकोज वेन्स, वुमन विथ पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और बोथ ए एंड बी। बट इसमें से बाय मिस्टेकली इन्होंने गलत ऑप्शंस दिए हैं। इसका आंसर जो भी सही है वो बोथ बी एंड डी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग वुमन्स ये ले सकते हैं, वेरिकोज वेन और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में ये यूजुअली नहीं लेते। तो उन्होंने पूछा हु शुड नॉट टेक, तो वेरिकोज वेन वाले और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज वाले ये नहीं लेते। तो इसका सही आंसर जो भी हो बोथ बी एंड सी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी 30th है, हेपेटाइटिस बी हैज अ डैश परसेंटेज ऑफ चांस ऑफ ट्रांसमिशन बाय शार्प इंजुरीज। शार्प इंजुरी से हेपेटाइटिस बी कितना परसेंटेज स्प्रेड हो सकता है? तो उसका ऑप्शन है ए 3 to 4%, बी 10 to 30%, सी 10 to 12%, डी 50 to 60%। सो इसका सही आंसर जो भी वो बी 10 to 30% है दोस्तों। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी इज, तो आंसर है एमबी ब्लिस्टर पैक फॉर 12 months विद इन 18 months, MB blister pack, that is multibacillary blister pack for 12 months within 24 months, MB blister pack for 6 months within 9 months, MB blister pack for 6 months within 12 months। जैसे कि अभी ये रिसेंटली मॉडिफाई किया गया है, इसका आंसर जो भी हो ए MB blister pack for 12 months within 18 months है दोस्तों। नेक्स्ट 32nd क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल ड्रग पॉलिसी ऑन मलेरिया 2013, pregnant women in first trimester having uncomplicated falciparum malaria have to be treated with, मतलब अकॉर्डिंग टू नेशनल ड्रग पॉलिसी, वो भी 2013 के मलेरियल नेशनल ड्रग पॉलिसी के अनुसार प्रेग्नेंट वुमन वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर अनकॉम्प्लिकेटेड पैल्सिपलम मलेरिया है तो कौन से गोली से उनको ट्रीट किया जाता है? तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो उनको क्विनाइन से किया जाता है, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है तो उनको एसीटी से किया जाता है। तो उन्होंने पूछा है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो इसका आंसर है बी क्विनाइन। People who are infected with both tuberculosis and HIV are dash time more likely to develop tuberculosis disease than people infected only with tuberculosis। मतलब मतलब जो भी लोग है वो इन्फेक्ट हुए हैं HIV और ट्यूबरक्लोसिस से, उनका परसेंटेज कितना बढ़ जाता है ट्यूबरक्लोसिस होने के लिए? तो इसका ऑप्शन है 10 to 20, बी 25 to 30, सी 40 to 60, डी 80 to 100। तो इसमें चांस जो भी एज पर WHO इसका जो भी चांस है 16 to 27 है, और इसमें ऑप्शन में 10 to 20 ऑप्शन इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, which type of hepatitis mainly spreads by contaminated water and food? तो कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से कौन सा हेपेटाइटिस स्प्रेड होते हैं? तो ऑप्शन से ए हेपेटाइटिस ए एंड डी, बी है हेपेटाइटिस ए एंड बी, सी है हेपेटाइटिस सी एंड डी, एंड डी है हेपेटाइटिस ए एंड ई। और जैसे कि आप जानते हो ए सी और ऑलमोस्ट डी ये डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड से होते हैं, और जो भी हेपेटाइटिस सॉरी बी सी डी जो भी हो बॉडी फ्लूइड से होते हैं, और ए और ई जो भी हो वाटर और फूड से होते हैं। तो इसका सही आंसर जो भी हो डी हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 9 month old child suffering from diarrhea the dose of zinc is, तो ऑप्शंस आर 10 mg per day till loose stool stops, b 10 mg per day for 14 days, 20 mg per day till loose stool stops, और 20 mg per day for 14 days। जैसे कि अकॉर्डिंग टू WHO आप जानते हो जो भी बच्चे यंगर देन 6 months है उनको 10 mg दिया जाता है, और जो भी बच्चे ओल्डर देन 6 months है उनको 20 mg दिया जाता है। तो उन्होंने पूछा है 9 month मतलब ओल्डर देन 6th month, तो इनको 20 mg पर डे फॉर 14 days दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज लाइक पेशेंट विथ कफ इज डायग्नोज्ड एज निमोनिया इफ, मतलब अगर पेशेंट को कफ है और उनको निमोनिया का डायग्नोज करना है तो क्राइटेरिया क्या है? ऑप्शन ए एज इज लाइक लेस देन 2 months एंड रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन और इक्वल टू 30, एज इज लेस देन 2 months, रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन इक्वल टू 40, एज इज 2 to 12 months एंड रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन इक्वल टू 50, एज इज 2 to 12 months एंड रेस्पिरेटरी इज मोर और इक्वल टू 40। तो जैसे कि आप जानते हो क्राइटेरिया है यंगर देन 2 months को जो भी हो रेस्पिरेटरी रेट मोर देन और इक्वल टू 60 चाहिए, और उन्होंने पूछा है 2 to 12 months, तो उसमें रेस्पिरेटरी रेट 50 चाहिए। तो इसका सही आंसर जो भी है वो है सी एज इज
2 to 12 months and respiratory rate should be more or equal to 50. तो सी आंसर इसका सही आंसर है दोस्तों. 37th question, if bacterial contamination is to be avoided, the well should be located not less than dash from likely sources of contamination. तो इसका आंसर बहुत कंफ्यूजिंग लगा, फिर भी अकॉर्डिंग टू freedrinkingwater.com के तरफ से मैंने ये ढूंढा है, तो उन्होंने बोला है कि 50 फीट्स का जो भी है डिस्टेंस रहना चाहिए. मतलब जो भी एक वेल है आपका ओ और कंटामिनेशन जोन है वो, उसके बीच में 50 फीट का डिस्टेंस जरूर रहना चाहिए. लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट of such well person and domestic animal exposed to communicable disease for a period of time not longer than the longest usual incubation period of the disease in such a manner as to prevent effective contact with those not so exposed is. तो इसका मीनिंग पूछ रहे हो तो द ऑप्शंस आर ए नोटिफिकेशन, बी आइसोलेशन, सी क्वारंटाइन, डी ऑल ऑफ दीज. तो जैसे कि आप कोरोना के एक पैंडेमिक में जी रहे हो, आपको डेफिनेटली इसका मीनिंग मालूम होगा. उन्होंने पूछा है कि लाइक लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब आपको ज्यादा फ्रीडम करने, मतलब मूवमेंट करने के लिए फ्रीडम नहीं है, और जब भी आप एक्सपोज हो जाते हो कम्युनिकेबल डिसीज में ओवर अ पीरियड, देन नॉट लॉन्गर देन लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड तक भी नहीं. और ऐसे एक सिचुएशन में आपको एक आपका खुद का एक स्प्रेड कम करने के लिए और इफेक्टिव कांटेक्ट रखने के लिए आप एक्सपोज नहीं होते, उस चीज को क्या बोला जाता है? तो वो चीज को बोला जाता है क्वारंटाइन. नेक्स्ट मूविंग टू द 39th क्वेश्चन. 39th क्वेश्चन एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है. Which are the following are behavioral risk factor of non-modifiable disease? So the options are tobacco use, unhealthy diet, alcohol, dyslipidemia, physical inactivity, raised blood pressure. Tobacco use, alcohol, physical inactivity, unhealthy diet, ये हम बिहेवियरल रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं. बट डिसलिपिडेमिया और राइट ब्लड प्रेशर ये बिहेवियरल रिस्क नहीं है, रिस्क है लेकिन बिहेवियरल रिस्क नहीं है. तो इसका सही आंसर जो भी हो सी 1 2 3 5 है. नेक्स्ट 40th क्वेश्चन को चलते हैं. Cause of primary hypertension is A kidney disease, B hyperthyroidism, C sleep disorder, D none of the above. तो प्राइमरी, जैसे कि उन्होंने पूछा प्राइमरी कॉज तो सब है, इवन हाइपरथायरॉयडिज्म में भी बीपी रहता है, बट प्राइमरी कॉज जो भी हो किडनी से आता है, बिकॉज ऑफ एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन से ये होता है. तो किडनी डिसीज इसका सही आंसर है. 41st, visual inspection of uterine cervix after application of dash is a simple test for the early detection of cervical precancerous lesion and early invasive cancer. तो इसके ऑप्शन से 1% carbolic acid, B 3 to 5% acetic acid, C 1% of acetic acid, D 3 to 5% of gentian violet. तो इसका सही आंसर जो भी है वो है 5% acetic acid. तो 3 to 5 B 3 to 5 acetic acid is correct answer. 42nd है. 42nd, the risk for oral cancer is, उन्होंने ऑप्शन दिया है ए हायर इन एरिथ्रोप्लेकिया देन ल्यूकोप्लेकिया, हायर ल्यूकोप्लेकिया देन एरिथ्रोप्लेकिया, इक्वल ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया, एंड नॉट at all in leukoplekia and erythroplakia. See, plekia is refers to the patch, leuco is white patch, erythroplakia is like red patch. So इसका जो भी सही आंसर है ल्यूकोप्लेकिया ज्यादा रहता है और एरिथ्रोप्लेकिया कम रहता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी हायर इन ल्यूकोप्लेकिया देन एरिथ्रोप्लेकिया. 18-year-old Suresh is brought to you with a mental age 7 years. As per WHO classification of mental retardation, Suresh is classified as A mild mental retardation, B moderate mental retardation, C severe mental retardation, D profound mental retardation. तो इसका सही आंसर जो भी हो moderate mental retardation है, और इसका explanation रहा A. You with mental age of 7 years. As per WHO classification of mental retardation or intelligent quotient, Suresh is classified as, मतलब वो बच्चे का जो भी रियल एज है वो है 18 ईयर, और जो उसका मेंटल एज है वो 7 साल है. तो वो पूछेगी डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन के अनुसार बच्चा कौन से स्टेज में आता है मेंटल रिटार्डेशन के. तो जैसे कि आप जानते हो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट इज इक्वल टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 आता है. तो इधर मेंटल एज उन्होंने दिया है 7 साल, और जो उसका क्रोनोलॉजिकल और रियल एज है वो है 18 ईयर्स, और इनटू हमको 100 करना है. तो एक या तो आपको एक आंसर आ जाएगा दैट इज 38.8. तो डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन फॉर आईक्यू इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, अगर बच्चा प्रोफाउंड में रहा तो उसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कभी भी लेस देन 20 रहता है, सीवियर रहा तो 20 to 35 रहता है, मॉडरेट रहा तो 36 to 50 रहता है, माइल्ड रहा तो 51 to 70 रहता है, और नॉर्मल रहा तो अबव 70 रहता है. तो इधर आपका जो भी आंसर आया वो है 38.8, जो कि एक मॉडरेट रेंज में गिरता है दोस्तों. तो इसका सही आंसर जो भी है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन. Coming to the 44th question, Surya Namaskar is well devised combination of dash and breathing. The options are pranayama, dhyana, C बंधा एंड डी आसना. तो सूर्य नमस्कार में आसनाज रहते हैं, तो आसना एंड ब्रीदिंग इज इसका सही आंसर है. तो आंसर है डी आसना. नेक्स्ट 45th क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. डिस्टिचियासिस इज व्हाट? तो ऑप्शंस आर ए मिसडायरेक्टेड आई लैशेस, बी
accessory row of eyelashes, C downward drooping of eyelid, D outward protrusion of lower lid. So इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, डिस्टिक की आईआसिस। तो इसका सही आंसर जो भी वो है, एसेसरी रो ऑफ आईलैशेस, मतलब एक्स्ट्रा रो ऑफ आईलैशेस है, जो कि आंसर है इसका बी। और ए आंसर की तरफ ध्यान देते हैं, मिसडायरेक्टेड आईलैशेस ए ट्रैकियासिस में आता है। इसका आंसर जो भी हो ट्रैकियासिस है, लाइक बट ए जो भी 45th के अनुसार इसका आंसर है बी, एक्सेसरी रो ऑफ आई लैशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीडियाट्रिक क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट ट्रू फॉर चाइल्डहुड हियरिंग लॉस? A. Early identification of hearing loss in children when followed by timely and appropriate intervention can minimize and developmental delay and facilitate communication, education, and social development. For children, B है for children with congenital hearing loss. This condition can be detected within the first few days after birth. C. Children who are born deaf or acquiring hearing loss very early in life who receive appropriate intervention within 6 months of age are at par with their hearing peers in terms of language development by the time they have 5 years old in absence of other impairments, all the above. तो ए बी सी तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसके सही है, तो इसका आंसर है ऑल द अबव। 47th क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ड्रग कैलकुलेशन के ऊपर है। 5% dextrose saline with 1240 ml is ordered for a patient to run 10 hours. A drip set with a drop factor of 15 ml per minute is used. What is the flow rate to be set? So the answers are options are 11 drops per minute, 21 drops per minute, 31 drops per minute, 41 drops per minute. तो इसका explanation रहा A. 5% dextrose of 1240 ml is ordered for patient to run in 10 hours. मतलब 10 घंटे में 1240 ml का 5% डेक्सट्रोज खत्म होना चाहिए। एंड डिप्सेट विद ड्रॉप फैक्टर ऑफ 15 पर ml, मतलब इसका ड्रॉप फैक्टर जो है वो 15 ml है। एंड व्हाट इज द फ्लो रेट टू बी सेट, मतलब फ्लो रेट क्या है और ड्रॉप्स पर मिनट क्या है। तो फ्लो रेट का फार्मूला जो भी है वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर। जैसे कि आप जानते हो वॉल्यूम इन ml उन्होंने क्लियरली दिया है 1240 और उन्होंने टाइम इन मिनट्स, और उन्होंने टाइम इन मिनट्स तो नहीं दिया, आवर्स में दिया है, तो हमको क्या करना है उसको कन्वर्ट करना है। 10 आवर्स दिया तो 10 इंटू 60 ये मिनट में हो गया। और नेक्स्ट उन्होंने दिया है ड्रॉप फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर उन्होंने कितना दिया है 15 दिया है दोस्तों, जो भी ड्रॉप फैक्टर है 15 है। अगर ये पीडियाट्रिक चेंबर रहता तो उसका ड्रॉप फैक्टर 60 रहता, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ड्रॉप फैक्टर 15 पर ml। तो ये कैलकुलेशन कर दिए 15 1 जा 15 4 जा ए 0 कैंसिल 124 डिवाइडेड बाय 4 इज 31 ड्रॉप्स पर मिनट हो जाता है। तो इसका सही आंसर जो भी हो 31 ड्रॉप्स पर मिनट है। 48th क्वेश्चन, why is there a need for palliative care in older people? Older people में palliative care का क्या जरूरत है? तो ऑप्शंस आर ए, there is a higher incidence of injury amongst the older people, सही है। there is a higher incidence of cancer in geriatric population, ए भी सही है। सी, older people suffer from chronic illnesses, ए भी सही है। तो इसका डेफिनेटली आंसर डी ऑल द अबव है दोस्तों। सिटी एक्स हैविंग 3 new cases of maniac depressive psychosis and 17 old cases of maniac depressive psychosis in population of the city is, if the population of city is 10,000, what is the prevalence rate of maniac depressive psychosis? The options are A 0.03%, option B 0.17%, option C 0.2%, ऑप्शन डी 2%। तो इसका सही आंसर जो भी हो C 0.2% है, और उसका एक्सप्लेनेशन रहा A। सिटी एक्स हैविंग 3 न्यू केसेस ऑफ मेनियक डिप्रेसिव साइकोसिस, एक साइकियाट्रिक कंडीशन है, एंड 17 ओल्ड केसेस ऑफ मेनियक डिप्रेसिव साइकोसिस, 17 ओल्ड है और 3 न्यू केसेस है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट सिटी इज 10,000, मतलब अगर वो सिटी का पॉपुलेशन है 10,000, तो व्हाट इज द प्रिवलेंस रेट ऑफ मेनियक डिप्रेसिव साइकोसिस। तो जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने पूछा है प्रिवलेंस रेट, तो प्रिवलेंस रेट का जो भी फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस। जैसे कि आप जानते हो प्रिवलेंस मतलब ओल्ड केसेस भी गिना जाता है इंक्लूडिंग न्यू केसेस, इंसिडेंस है जिसमें सिर्फ न्यू केसेस चुना जाता है। तो इधर बोथ न्यू एंड ओल्ड दोनों केसेस आपको सेलेक्ट करने हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो टोटल जो भी न्यू केसेस है वो 3 है, प्लस ओल्ड केसेस जो भी वो 17 है, और टोटल आपका जो भी पॉपुलेशन है उन्होंने दिया है 10,000 इंटू 100, ये प्रोपोर्शन है। तो ए दोनों जीरो कैंसिल हो जाते हैं और बच जाता है 20 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ए भी जीरो कैंसिल हो जाता है तो 0.2 बच जाता है। तो व्हाट इज द प्रिवलेंस रेट ऑफ मैनिया डिप्रेसिव साइकोसिस? तो इसका आंसर है प्रिवलेंस रेट इज 0.2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 50th क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। सो द ऑप्शंस आर जून 5, मार्च 20, जनवरी 30, मे 31। तो इसका सही आंसर जो भी है मे 31 है। मे 31 नो टोबैको डे करके ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। होप
you have understood these all CHO questions and hope these are useful in your upcoming CHO exams। और मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से ये ऑप्शन पढ़े और जो भी राष्ट्रीय किशोरावस्था है, अनीमिया मुक्त भारत है और भी बहुत सारे स्कीम्स है उसके रिलेटेड मॉड्यूल रिलेटेड आप पढ़े और होप यू sail in a ship of success and hope you get a CHO and hope you serve a needy patient in community। So best of luck for your exam ahead and thank you for watching this particular video।